आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या भाई साहब से निवेदन है वे हम युवाओं को उद्बोधन दें और प्रेरणा दें। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हिमालय की, उत्तराखंड की, दुर्गम हिमालय की चेतना से मैं आपको अनुप्राणित करूंगा। आई विल ट्राई टू शावर ऑन यू द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऋषिज एंड सेजेस ऑफ हिमालयाज। जहां मैं रहता हूं, हिमालय की गोद, गंगा की छाया, वहां से जो प्रकाश प्रेरणा मुझे मिलती रहती है निरंतर, वो मैं देने का प्रयास करूंगा। हमारे दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात के हमारे जो यहाँ आए हुए आमंत्रित अतिथि हैं, हमारे बच्चे, हमारे सभी विद्यार्थी, सभी हमारे दिया के प्रतिनिधियों को एक बार मेरे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे मंच पर आज विराजमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भाई साहब, हमारे बीच में विराजमान हमारे अनिल जोशी जी, जिनको आपने अभी अभी सुना, युग रत्ना 10वीं में पढ़ने वाली एक प्यारी सी बच्ची जो लखनऊ से आई है और अभी परसों जापान में प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ मौजूद थी, क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, वो प्यारी प्यारी बच्ची। हमारे सभी दिया से जुड़े हुए और हमारे सभी भाइयों बहनों, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, दिया के प्रतिनिधियों। कभी कभी ऐसा होता है कि जमाने को बदलने के लिए युवा पीढ़ी आगे आती है और युवा पीढ़ी आगे आकर के कुछ ऐसे काम कर जाती है जिससे कि लगने लगता है कि कुछ अलग है। ऐसा कुछ हुआ था जब हमारे यहाँ भगत सिंह जैसे लोग पैदा हुए और क्रांतिकारी, उन्होंने चेतना को जन जन के बीच में पहुंचाने का कोई प्रयास किया। भगत सिंह ने एक बात कही थी, मेरे अकेले के मरने से कुछ नहीं होगा, आज़ादी आ जाएगी तुरंत, वो बात तो नहीं है। पर गांधी जिस काम को करने के लिए आए थे, उस गांधी के काम को एक धक्का देने के लिए और आज़ादी को जल्दी से जल्दी लाने के लिए मैं आया हूं और मेरा ये बलिदान उसके काम आएगा। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने अपनी जान दे दी और जानते हुए, जानबूझ करके अपने आप को कुर्बान करा दिया। ये क्या है? युवा पीढ़ी हमेशा राष्ट्र के हित में अपना योगदान देती रही है। आज का युवा हिमालय शिखर है, उसके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर चेतना है, उसके अंदर उमंग है, परंतु उमंग और दिशा को सही दिशा नहीं मिल पाने के कारण, उमंग और ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिल पाने के कारण वो राष्ट्र के विकास में योगदान नहीं दे पा रहा है। आज एक्सीलेंस वर्ड जो कहा जाता है, उस एक्सीलेंस वर्ड की परिभाषा यदि करें तो टू एक्सेल, जो हम हैं उससे आज कुछ खास बन जाए, जो आज हैं उससे हम श्रेष्ठ बन जाएं। और हमारे ऋषियों ने कहा है, न मानुषात ही श्रेष्ठतरम किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। मनुष्य इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हम इस धरती पर मनुष्य योनि में बैठे हुए हैं, नहीं तो देवता तक तरसते हैं इस मनुष्य योनि में आने के लिए। बड़ी मुश्किल से हमको जन्म मिला और जन्म लेने के बाद अगर हम खाने पीने, कारपोरेट सेक्टर में एक अच्छी जॉब लेकर के एक बढ़िया सी कार में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ट्रेवल करने को ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं, तो ये गलत है। हमारा कर्तव्य बनता है समाज के प्रति, हमारा कर्तव्य बनता है राष्ट्र के प्रति, हमारा कर्तव्य बनता है सारे विश्व के प्रति, सारे इकोसिस्टम के प्रति, सारा का सारा जो वायुमंडल है उसके प्रति, पर्यावरण के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं? क्या हम इस राष्ट्र से जो ले रहे हैं वो दे पा रहे हैं कि नहीं? मुझे बड़ा अफसोस होता है मित्रों, जब मैं कहानियां पढ़ता हूं कि अपने देश के युवा छोटे छोटे निहित स्वार्थों के कारण, छोटे छोटे अपने सेल्फिश मुद्दों के कारण अपनी अंदर की जो इन्नेट क्वालिटी है उसको उजागर नहीं कर पाते और सीमित होकर के रह जाते। अब क्या करना है, अब यहीं तक सीमित होकर के रह जाना है। इन सब चीजों को विचार करते हुए मेरे दिमाग में आया एक कंसेप्ट, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिया। दिया मतलब हमारे अंदर जो दिया बुझ गया है,
डिविनिटी का, पोटेंशियलिटी का, एक्सीलेंस का उस दिए को जलाना। તમે ગુજરાતીમાં કહો છો ને कि તમે દીવો દીવો પ્રગટાવી છે। मेरी गुजराती को थोड़ा सा ये मान के चलना कि थोड़ी खोटी गुजराती है, ज्यादा अच्छी गुजराती नहीं है, पर जो भी गुजराती है उसको समझने की कोशिश करना। દીવો પ્રગટાવવાનો છે, તો દીવો પ્રગટાવવાનો છે તો દીવો मीन्स लाइट, टू बी लैम्प, टू बी लाइटेड। अंदर आत्मा की निरंतर ज्योति जल रही है, ज्योति पुरुष परमात्मा अंदर है। इस ज्योति पुरुष परमात्मा की ज्योति को जलाने के लिए मेरे दिमाग में आया कि ये दिया सबके अंदर है, ये जलता क्यों नहीं है? इस बुझे हुए दीपक को जलाना पड़ेगा। बुझे हुए दीपक को कौन जला सकता है? जलता हुआ दिया। अभी आप देख रहे हैं कि ये दिए जल रहे हैं, एक जलती हुई मोमबत्ती से हम लोगों ने जलाए थे। अगर कोई जलता हुआ दिया होगा तो वो पास वाले को जलाएगा, और दीपक जो है वो आदर्शवादी दुस्साहस का प्रतीक है। ढेरों प्रतिकूलताओं, ढेरों झंझावातों के बीच में, ढेरों संघर्षों के बीच में दिया जलता है, और दिया जलता है और कहता है कि चाहे कितना ही अंधेरा आ जाए, मैं उस अंधेरे के सामने मुकाबला करूंगा और मैं लड़ता चला जाऊंगा, लड़ता चला जाऊंगा, और मैं अंधकार कितना भी हो पर दीपक कभी नहीं हारता, कभी नहीं हारता। दीप हूं, जलता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। चाहे कितनी आंधियां आ जाएं, मैं लड़ता रहूंगा। अंधेरा को भगा देता है दीपक। अंधेरा समाज में छा रहा है, तमस, जड़ता ये समाज में बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में जड़ता से भरे समाज में, तमस से भरे समाज में गायत्री परिवार का दिया हम लोगों ने जलाया, और इस दिया को हमने एक प्रोजेक्ट बनाया कि दिया हमारा युवा शक्ति को जागृत करेगा, आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, उनको एम्पावरमेंट देगा, यूथ एम्पावरमेंट। यूथ एम्पावरमेंट इस दिशा में कि हम जितने भी अच्छे अच्छे काम समाज में होना चाहिए उसकी बागडोर अपने हाथ में ले लें, और भविष्य का भारत हम स्वयं बनाएं। भविष्य के भारत को स्वयं बना करके सारे विश्व को हम मार्गदर्शन दें कि हु वी आर, व्हाट वी आर एंड व्हाट फॉर वी हैव कम ऑन दिस अर्थ। अरे हम भारतवासी सारे संसार को चुनौती देने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। ये बार बार अपने आप को सुनाना, बार बार अपने आप को कहना, इस पॉजिटिविटी से अपने आप को भर लेना, ये हमारे हर युवा का धर्म है, और ये उसको रोज कहना चाहिए, अपने आप को कहना चाहिए, सुबह उठने के बाद कहना चाहिए कि अगर आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने कोई पॉजिटिव काम नहीं किया, अगर आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने कोई अच्छा विधेयात्मक ऊर्जावान काम करके नहीं दिखाया, तो मेरा जीवन क्या है? व्यर्थ है। नशों में भटकती हुई युवा पीढ़ी, कामुकता और व्यसनों में भटकती हुई युवा पीढ़ी, आज जो रियलिटी का वर्ल्ड है उसका संसार देख लीजिए, उसमें भटकती हुई पीढ़ी, कमर मटकाती हुई, नाचती हुई पीढ़ी, इसको देख देख के मुझे लगता है मित्रों कि हम सभी को अपने मन में एक उमंग पैदा करनी पड़ेगी कि एक नई आजादी देने का समय आ गया है। राष्ट्र को नई आजादी देने का समय आ गया। क्या नई आजादी कैसे देंगे? 47 में जो आजाद हुआ था भारत, वो भारत ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और हमारे देश के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। उन लोगों को हमें बदलना है, उन लोगों को हमें चुनौती देनी है, तो हमारा सारा समय नष्ट हो जाएगा। हमें नई पीढ़ी खड़ी करनी है, एक नया जमाना खड़ा करना है, एक नई फिजा खड़ी करनी है, एक नया आंदोलन खड़ा करना है। इसी के लिए दिया आंदोलन खड़ा किया गया है मित्रों, ये गायत्री परिवार के द्वारा। भारत में लगभग इसके 70-80 चैप्टर खुल चुके हैं। ये सूरत दिया है जिसका युवा उत्कर्ष कार्यक्रम है। उत्कर्ष यानी ऊंचा उठे, युवा ऊंचा उठे और ऊंचा उठ करके अपनी गरिमा को पहचाने, अपनी महिमा को पहचाने, और गरिमा को पहचान करके वो अपनी गरिमा के अनुरूप काम करने का प्रयास करें। ये युवा दिया का उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जानकारी में देना चाहता हूं कि हम लोग कारपोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, विद्यार्थियों के बीच में जाते हैं, और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन सब के बीच में जाते हैं, और सबके बीच में जा करके जो गरीब बस्तियां हैं, जो स्लम्स हैं, उनके बीच में जा के काम भी करते हैं हमारे बच्चे। और ये बच्चे वो हैं जो इनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे होती है उस तरह से इन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है, और अध्यात्म का घर घर में विस्तार करते हैं। यह अध्यात्म माला सटकाने वाला अध्यात्म नहीं है। यह अध्यात्म वो है जो जीवन में उत्कृष्टता का समन्वय करे, उत्कृष्टता को अभिप्रेरित करे, संचारित करे, वो वाला अध्यात्म। कभी किसी जमाने में हमारे देश में ऐसे लोग हुआ करते थे जिन्होंने कि ऐसे अध्यात्म को जिया था, जिसमें महापुरुष स्वामी विवेकानंद का नाम याद आता है। मैं अपने सदगुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को याद करता हूं, जिन्होंने युवावस्था में इस काम को चालू कर दिया था,
और वहां से चालू करके उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मैं श्री अरविंद को याद करता हूं, जिन्होंने अपनी युवावस्था में आईसीएस को छोड़ करके, और आईसीएस में पास हो रहे थे, सब कुछ था, सब कुछ छोड़ करके अपनी साधना के माध्यम से सूक्ष्म जगत को तपाया और प्रचंड ऊर्जा से अनुप्राणित करके राष्ट्र की आजादी का माहौल खड़ा किया। मैं वल्लभ भाई पटेल को याद करता हूं, जो कि इस गुजरात की धरती से जन्मे और जिन्होंने जन्म लेकर के हमारे देश को न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। मित्रों, वल्लभ भाई पटेल को इसलिए याद करता हूं मित्रों, मेरा नरेंद्र भाई का वतन, मूल वतन एक ही है। हम दोनों वडनगर के रहने वाले हैं। मूल हमारा वतन हम दोनों का एक ही है। मूल हमारा जन्म का साल भी हम दोनों का एक ही है। अब मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि उम्र नहीं बताई जाती, तो हम दोनों का जन्म का साल भी एक है। अगर आपको उनकी उम्र मालूम है तो मेरी उम्र भी मालूम पड़ जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर 1947 में भारत की आजादी के बाद लगभग भारत के 14 लोग जो चुने हुए लोग थे, उन लोगों से पूछा गया था कि किसका नाम प्रपोज करें प्रधानमंत्री के लिए, तो 14 में से 13 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रपोज किया था, और एक नाम जो था वो किसी और का था, उनका भी नहीं था, जिनको बनाया गया वो प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बन के जहां जिस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। मित्रों, आज हमें चाइना की तरफ से जो अटैक हो रहा है, उधर से जो हमला हो रहा है, उसका मूल कारण वही है कि हमारे देश की आजादी की शुरुआत गलत हो गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल आते तो मित्रों मैं कहता हूं वो उस समय नहीं जाते 1950 में, वो 10 साल 15 साल और जिंदा रहते और इस देश को न जाने किस उत्कर्ष पे पहुंचाते, न जाने किस उत्कर्ष पे पहुंचाए थे। चिंता की कोई बात नहीं। आप सबके अंदर वल्लभ भाई पटेल है, आप सबके अंदर गांधी है, आप सबके अंदर जलाराम बापू है, आप सबके अंदर नरेंद्र भाई मोदी मौजूद है, और अगर वो मौजूद है तो नया गुजरात खड़ा कर सकता है। गुजरात प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, गुजरात समृद्धि का प्रतीक है। गुजरात आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर गुजरात आज राज्य के एक सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिसको एक बहुत ही स्टॉन्च, एक प्रकार से ऐसी कही जाए पत्रिका, जो कि जिसका नाम भी नहीं लेना चाहता, यहाँ पे मीडिया यहाँ बैठा हुआ है, उस पत्रिका ने निरंतर उनके ऊपर प्रहार किए, पर बाद में यह कहा कि मुझे मानना पड़ रहा है, हमें मानना पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं व्यापारिक क्षेत्र से लेकर के पूरे के पूरे समाज में जो प्रगति अगर कहीं हुई है सारे देश के राज्यों में, तो सबसे ज्यादा आगे, मतलब 10-15 अंक आगे अगर कोई है तो वो गुजरात है। उस गुजरात के आप लोग रहने वाले हैं। उस गुजरात का मूल निवासी होने के कारण मैं अपने आप को प्राउड महसूस करता हूं, तो तुमको भी प्राउड महसूस करना चाहिए और ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि गुजरात जब तक जिंदा है तब तक सारे देश को हम जिंदा बनाए रखेंगे, किसी को नहीं सोने देंगे, किसी के अंदर हम दिया बुझने नहीं देंगे। बुझे हुए दीपों को जलाने का काम आप लोगों का है। आप लोगों को अपनी जो अंदर की इनेट क्वालिटीज हैं, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन और आउट बाय वर्क और वर्शिप और बाय एनी मीन्स। काम से करो, चाहे पूजा से करो, चाहे कर्मयोग से करो, चाहे भक्ति योग से करो, चाहे आराधना से करो, चाहे सेवा से करो, पर तुमको वो काम करना पड़ेगा। कितने सारे काम करने को पड़े हैं। जलवायु का संरक्षण करना है, क्लाइमेटिक वार्मिंग से बचाना है, शहरीकरण की आंधी बहुत तेजी से हमारे देश को खा रही है, अनियमित शहरीकरण, शहरीकरण के खिलाफ मैं नहीं हूं, अनियमित शहरीकरण, अस्त व्यस्त शहरीकरण, सारे के सारे लोग गांव से भाग भाग के वहां जा रहे। अरे हम अपने गांव को आबाद क्यों नहीं कर सकते, गांव को सुंदर क्यों नहीं बना सकते? हम 20 साल 25 साल जिंदा रह लेंगे, पर 20-25 साल के बाद आप लोगों को जिंदा रहना है, और अगर आप लोगों को जिंदा रहना है और आपने अभी से अपनी भागीदारी नहीं बताई, कि हमारी भागीदारी युवा मूवमेंट में यह है कि हम दिया के माध्यम से राष्ट्र को बचाने का संकल्प लेते हैं, और इसके लिए अध्यात्म को माध्यम बना करके हम किसी भी हालत में इस देश को डूबने नहीं देंगे, इस देश को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। यह संकल्प आप सबको लेना है। किसी भी हालत में हमारे देश की नदियां समाप्त नहीं होनी चाहिए, हमारे देश की हवा जहरीली नहीं होनी चाहिए, हमारे देश का विकास अवरुद्ध ना हो, पर विकास का समझौता यह ना हो कि हम इस देश को गिरवी रख दें। मित्रों, हमारे देश में बहुत असंभव से असंभव, विपरीत से विपरीत परिस्थितियां हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, हमारे देश में उन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है जिनकी वजह से हमको बहुत परेशानी भी हो जाती है कई बार। हमारा देश एक ऐसा देश है जो कि डाइवर्सिटी में बिलीव करता है। जैसे हमारी नस नाड़ियां हैं, रक्त प्रवाही नालिकाएं हैं, डॉक्टर होने के नाते बता रहा हूं, वैसे उसी तरह से हमारे देश में हर धर्म, हर संप्रदाय, हर मत हमारे यहां सर्वाइव करता है। ऐसा देश विश्व में कोई देश नहीं है कि जहां पर
आप सारे धर्मों सारे संप्रदायों को पा सकें। वहां केवल एक ही धर्म माना जाता है, एक ही संप्रदाय माना जाता है, पर हमारे देश में सब धर्मों सब संप्रदायों का सम्मान है, समान रूप से सम्मान है, और हम गर्व के साथ सबको लेकर के चलते हैं, क्योंकि हम गंगा यमुनी तहजीब में विश्वास करते हैं। मित्रों, ऐसा प्यारा विलक्षण हमारा देश है। चाहे कितना भी नुकसान कर गए हो अंग्रेज, हम संभाल लेते हैं अपने आप को, पर अंग्रेजों के बाद जो काले अंग्रेज आए, उन्होंने जो नुकसान किया है, उस काले अंग्रेजों के नुकसान को बचाने के लिए युवा पीढ़ी के जागने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम राष्ट्र को हम सुरक्षित देखना चाहते हैं, संरक्षित देखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दिया नाम का आंदोलन खड़ा किया है, जो कि अनुशासित एक आंदोलन है। परम पूज्य गुरुदेव उसके संस्थापक संरक्षक हैं, मैं उसका ऑर्गेनाइजर हूं, और मेरे माध्यम से राष्ट्र के कर्म करीब अभी 1.5-2 लाख युवा इसमें जुड़े हैं इस मूवमेंट में। और मैं ऐसे कल्पना करता हूं कि विद इन ए ईयर हम लोगों की संख्या बढ़कर के करीब 100 गुना हो जाएगी, और ये 100 गुना संख्या जो है, ये सारे देश के लोगों को एक ऐसा देगी, माहौल देगी, जिस माहौल में लोग ये महसूस करने लगेंगे कि वास्तव में हमारा भविष्य सुरक्षित है। 2019 में हमारे देश की 79% आबादी 15 से 29 साल की होगी। 15 से 29 साल की कल्पना कीजिए, उनके लिए प्लानिंग क्यों नहीं की जाती, उनके लिए निर्णय क्यों नहीं बदले जाते, उनके लिए हम लोग काम क्यों नहीं कर पाते। दिया उन्हीं के लिए काम करने की एक योजना है, गैर सरकारी स्तर पर, गैर शासकीय स्तर पर, धर्म संप्रदायों से परे चलते हुए, और विभिन्न प्रकार की जो आस्तिकता के जो हमारे ऋषि मुनियों की जो कल्पनाएं थी, उनको साथ में लेते हुए, क्योंकि वो अपौरुषेय थे। हमारे वेद भी अपौरुषेय, हमारे उपनिषद भी ऐसे, उन सब की कल्पनाओं को लेकर के हमने बनाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने अंदर की पोटेंशियल डिविनिटी को पहचानेंगे, देवत्व को पहचानेंगे, और अपने आप को जगाने की कोशिश करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि आदमी अपने अंदर की छुपे हुए देवत्व को पहचान नहीं पाता, इसलिए नर पशु जैसा जीवन बिताता रहता है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि पशु और देवता के बीच में एक ब्रिज है, उस ब्रिज को पार करने के लिए साधना करनी पड़ती है। नर पशु से देव मानव, देव मानव से महामानव, महामानव से देवदूत और देवता बनना है। तो बनने के लिए अपने अंदर ही वो सारे इनहिबिशंस हैं, हमारे अंदर ही, हमारे व्यक्तित्व के अंदर ही सारी की सारी वो चीजें बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से हम गड़बड़ा रहे हैं। यदि हम ठीक कर लें अपने आप को, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जो किया है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो हैं, उन्होंने जो किया है, मुझे ऐसा उम्मीद बन रही है कि ये युवा पीढ़ी का जो नेतृत्व है, मैं आयु के हिसाब से युवा नहीं कह रहा हूं, किसी को आयु के हिसाब से युवा मत मानना। युवा वो जो पवन की गति से तेज चलता हो, युवा वो जिसके अंदर से उमंगे जिंदा हो। अगर 20 साल का युवा निराशावादी हो जाए, तो ये मान लो कि बूढ़ा है। 20 साल के युवा को निराशावादी नहीं होना है, उसको हमेशा आशावाद जिंदा रखना है। और अगर 80 साल का, 60 साल का, 65 साल का, 70 साल का व्यक्ति ये कहता है, अरे मारो जीवित રહેવાનો છે અને મારે કામ કેવી રીતે સહી, પરંતુ મારે ચલાવવું છે અને દેશને ઊંચા ઉઠાવવું છે, अगर ऐसा कोई संकल्पित युवा कहता है, तो वो मैं उसको कहूंगा जवान है, जवान। इसके अंदर से जवानी फड़क रही है, और जवानी अगर फड़क रही है तो वो काम करने के लिए तैयार है। वो मेरा दिया है। परंतु 20 साल का वो डिप्रेशन में गया हुआ लड़का मेरा युवा नहीं। क्यों? निराश हो गया, आत्महत्या की सोचता है, अवसाद में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग। हमें ऐसे लोग अगर बुझ गए तो उनको जलाएंगे, उनको खड़ा करेंगे, और उनको ऑब्सेस्ड मनस्थिति से, डिप्रेशन की मनस्थिति से निकाल करके ऊंचा उठाएंगे। तो दिया का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है आपके अंदर की एक्सीलेंस को पहचान करके ऊपर उठाना। कैसे? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित होकर कर्म कर धनंजय। योग का मतलब आसन नहीं, योग का मतलब आत्मसत्ता, परमात्मा सत्ता का मिलन। अपने अंदर की आत्मसत्ता और श्रेष्ठता के आधार पर निर्धारित परमात्मा सत्ता से मिलन। वन विच यूनाइट्स, वन विच बाइंड्स इज योग। योग के आगे हमने ए लगा दिया, इसलिए योगा हो गया, और योगा में लोगों ने आसन तक अपने आप को सीमित कर लिया। योग वो नहीं होता। योग वो होता है युञ्जन्ते इति योगः। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर। आसक्ति, भूतकाल से आसक्ति, हमारे इनहिबिशन से आसक्ति, परंपराओं से आसक्ति। लोगों ने आसक्ति का मतलब ये मान लिया, घर छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ। ये नहीं। आसक्ति यानी नेगेटिविटी से आसक्ति, मत छोड़ दो उसको। सारी की सारी जितने बुढ़ापे की तुम्हारी मनस्थिति है, उसकी आसक्ति, उसको छोड़ दो। आसक्ति से
परित्याग, अहंकार से परित्याग, द्वेष से परित्याग, पीठ पीछे निंदा करना, बुराई करना, चुगली करना, इस सबसे परित्याग। ये आसक्ति है, इन आसक्ति को छोड़ो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे अर्जुन इसको छोड़। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि में समान होकर के तो क्या कर, समत्वम योग उच्यते, इक्विलिब्रियम इज द योगा। और योग क्या है? योग कर्मसु कौशलम, जो कर्म को कुशलता पूर्वक करे वो योग। एक्सीलेंस इन द एक्शन, एक्सीलेंस स्किल इन द ईच एंड एवरी स्किल इज योगा। हमारे काम अच्छे हों, श्रेष्ठता से हों, बढ़िया हों, अच्छे ढंग से किए गए हों, क्वालिटी के ढंग से किए गए हों, तो हम अच्छे काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों के सामने बहुत सारी घड़ियां आने वाली हैं परीक्षा की। 2011 हमारे गुरुदेव का जन्म शताब्दी वर्ष है, जो आप लोगों देख रहे हैं ऊपर सामने। 2011, 2012, 2013 ये 3 साल सारे विश्व मानवता के लिए डिसाइडिंग ईयर्स हैं, जिसमें भारत विश्व का जगत गुरु बनने जा रहा है। इन 3 साल के अंदर बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है कि सारे विश्व का निर्धारण केवल भारतवर्ष करने जा रहा है। इन 3 साल में आपका 1-1 मिनट का समय मुझे चाहिए। सूरत के युवा, सूरत के आसपास के युवा, हमारे आनंद से आए हुए, बड़ौदा से आए हुए, वलसाड़ से आए हुए, नवसारी से बॉम्बे तक से आए हुए हमारे युवा, इन सब से मैं आश्वासन चाहता हूं कि 2011, 2012, 2013 इन 3 साल का समय ये मानते हुए कि जैसे नवरात्रि की वेला आती है, खास वेला आती है, साधारण वेला आती है, दुर्गा पूजा की वेला आती है, साधना की वेला आती है, ऐसे इस साधना की वेला को मुझे दे दें, मुझे मतलब हमारे गुरुदेव को दे दें। और आइए इन 3 सालों में हम दुनिया को नए सिरे से बना खड़े कर दें। 1000 साल बहुत होते हैं, इन 1000 सालों में नया भारत गढ़ देंगे, एक नया जमाना गढ़ देंगे। इसके लिए दिया को मौका दीजिए। और आपने दिया तो दिया, देने के बाद फिर सोचना नहीं कि लिया, दिया तो फिर दिया। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन से बना है दिया, और दिया का मतलब है देना। जब दे दिया आपने तो फिर वापस न थी लेवानो, दे दिया मन से दे दिया। फिर दे दिया मतलब ये कि समय, प्रतिभा, ज्ञान, धन, तप, पुरुषार्थ सबका एक हिस्सा भगवान के काम के लिए लगेगा। नौकरी करो, पढ़ाई करो, पर इस विश्वास के साथ कि ये काम हमको इस काम के लिए करना है कि राष्ट्र को ऊंचा उठाना है। भगवान के खेत में जो भी बोओगे वो बहुत गुना होकर निकलेगा। हमारे गुरुदेव ने यही सिद्धांत किया, बो और काटो, एज यू सो सो यू रीप। प्रतिभा को बोओगे भगवान के खेत में, अनेक गुना होकर निकलेगी। अगर आपने धन बोया तो धन अनेक गुना होकर के लौटेगा। अगर आपने समय बोया तो समय अनेक गुना होकर लौटेगा। मैं 18 घंटे काम करता हूं, 18 घंटे काम करता हूं, मेरे को समय वापस मिल जाता है। मैं 60 साल पूरे करने जा रहा हूं, परंतु मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी कोई शांति से आराम से बैठने की कोई चाह है। मैं आने वाले अगर भगवान 60 साल भी और देते तो भी मैं वही उसी गति से काम करने के लिए तैयार हूं, उसी स्पीड से काम करने के लिए तैयार हूं। क्यों? अंदर से कोई है, अंदर कोई बैठा रहता है जो आग लगाती रहती है, आग लगाता रहता है और कहता है नहीं काम कराना है, काम करना है, काम करना है। तो मित्रों, आने वाले 3 वर्ष आपको मेरे को चाहिए 4 कामों के लिए। प्रतिभा परिष्कार 4 कामों के लिए, 4 कामों के द्वारा। कैसे? पहला काम आप करिए कैपेसिटी बिल्डिंग, अपनी क्षमताओं का विकास, अपनी प्रतिभा को, अपनी टैलेंट को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी इनेट कैपेसिटी को, अपने पोटेंशियल को, इसको परिमार्जित करिए, प्रखर करिए। प्रतिभा परिष्कार का पहला है कैपेसिटी बिल्डिंग। अपनी कैपेसिटी को डेवलप कीजिए। आपके अंदर अनंत क्षमताएं भरी पड़ी हैं, उन अनंत क्षमताओं को पहचानिए, उनको डेवलप करिए। दूसरा है आपकी पर्सनालिटी को रिफाइन करिए। रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनालिटी डजंट मीन दैट यू गो टू ए ब्यूटी पार्लर एंड गेट देयर योर मेकअप डन, वो नहीं है। रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनालिटी का मतलब है अंदर से निकल के आने वाली आपका व्यक्तित्व, आपकी कैपेसिटी, कुछ एक्सप्रेस कर पाने की, कुछ कर पाने की। आपके व्यक्तित्व को परिष्कृत कीजिए, आपके व्यक्तित्व में संभावनाएं भरी पड़ी हैं। तीसरा है मित्रों, जो आपके अंदर भरा पड़ा है, मैनेजरियल कैपेबिलिटी, व्यवस्थापक बुद्धि को विकास कीजिए। आप सबके अंदर, हर एक के अंदर एक व्यवस्थापक बैठा पड़ा है। उस व्यवस्थापक को पहले अपने आप का मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, सोसाइटी का मैनेजमेंट, परिवार का मैनेजमेंट, सोसाइटी का मैनेजमेंट, और उसके बाद फिर सारे समाज का और सारे विश्व का मैनेजमेंट, ये आपको करना है। आपके अंदर वो संभावना भरी पड़ी है, आप मैनेजरियल कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। चौथा, लास्ट, लीडरशिप, अग्रगमन। लीडरशिप आपको लेनी है अपने हाथ में अगले दिनों, और वो लीडरशिप, मैं नहीं कहता कि पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो लीडरशिप है सोशल लीडरशिप, वो लीडरशिप है प्रैक्टिकली स्पीकिंग सोल की लीडरशिप। और उस लीडरशिप के माध्यम से आपको अपनी प्रतिभा को चरम आयाम तक पहुंचाना है, अपनी स्किल को, पर्सनल एक्सीलेंस को इतना ऊंचा पहुंचा देना है कि ये जर्नी आपको, ये महायात्रा आपको न जाने कहां से कहां ले जाएगी। मुझे आपसे
आपको यहाँ आने के लिए और आपके यहाँ पहुँचने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शांति कुंज के गायत्री परिवार के दिया के आह्वान पर ढेर सारी प्रतिभाएं मेरे बीच में आ गई हैं। इन प्रतिभाओं से मुझे बहुत उम्मीद है। आई गॉट लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। आई एम गोइंग नॉट विद एम्प्टी बैग। खाली नहीं जा रहा हूं, मैं भर के जा रहा हूं। मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे देश में गुजरात कहते थे गुरुदेव कि मारो मोटो डीकरो छे, गुजरात मारो मोटो डीकरो छे। અને ગુજરાતમાં પણ કોણ છે મોટો દીકરો? तो मैं कहूंगा अगर सूरत ने लीड ले ली तो सूरत मारो मोटो डीकरो छे गुजरात में पण। तो आपको बन के दिखाना है और बन के दिखा करके वो काम करके दिखाना है। खूब खूब मंगल कामनाएं। हमारे गुरुदेव माता जी खूब खूब आशीर्वाद। परम आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री मंगू भाई, पद्मश्री अनिल जोशी जी, बहन युगरत्ना जी, नौजवान मित्रों, मैं डॉक्टर पंड्या जी को सुन रहा था। युवा पीढ़ी में आशा का संचार करने के लिए, युवा पीढ़ी में निहित शक्तियों को परिचित करवाने के लिए आपने एक सपना संजोया है और इस दिया मूवमेंट के माध्यम से देश की युवा चेतना को संगठित करना, संस्कारित करना और सत्प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करना गायत्री परिवार के माध्यम से भारत के भीतर जो चेतना का संचार हुआ है, युग निर्माण का जो सपना संजोया गया है, वो बहुत ही निकट भविष्य में साकार होता सबको नजर आने लगा है। डॉक्टर पंड्या जी कह रहे थे कि 11, 12 और 13 गुरुदेव की जन्म शताब्दी का भी वर्ष आ रहा है। विश्व में एक परिवर्तन का कालखंड आ रहा है और उस प्रसव में से भारत विश्व गुरु के रूप में उभरेगा, यह सपना आपने बताया। ये वो कालखंड है जिस समय में गायत्री परिवार के उस आंदोलन के जन्मदाता पूज्य आचार्य जी की जन्म शताब्दी है। तो इसी कालखंड में पूरे विश्व के युवा को आंदोलित करने का जिनका सामर्थ्य था, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के 150वें वर्ष की मनाने का भी पूरे देश में एक बहुत बड़ा उपक्रम होने वाला है। तो एक तरफ शताब्दी समारोह होगा, एक तरफ दूसरे आध्यात्मिक पुरुष के 150 वर्ष मनाए जाते होंगे, और भारत का जो मूल आत्मा है वो आत्मा अध्यात्म है, और उस अध्यात्म के भरोसे ही व्यक्ति के जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। उस दिशा में जो प्रयास होने वाला है वो सुफल देगा। आज पूरे विश्व में भारत सबसे युवा देश है। 21वीं सदी ये ज्ञान की सदी है।
21वीं सदी युवा की सदी है और भारत एक ऐसा देश है कि जिसके भाग्य में इस शताब्दी में युवा होने का गर्व उसे प्राप्त हुआ है। और यही देश ऐसा है कि जिस भूमि में ज्ञान की उपासना वेद से विवेकानंद तक चलती आई है और इसी परंपरा के कारण और मानव इतिहास से कहता है कि जब जब मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है तब तब भारत ने मानव जात का नेतृत्व किया है। 21वीं सदी अगर ज्ञान की सदी है तो बहुत स्वाभाविक है कि उस ज्ञान की सदी का नेतृत्व भी ज्ञान की इस धरती भारत के पास रहने वाला है। और उसके लिए हम सज्ज है क्या? हमने अपने आप को उसके लिए योग्य बनाया है क्या? क्या हम दुनिया की अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने के लिए अपने आप को सज्ज कर रहे हैं क्या? विश्व हिंदुस्तान की तरफ से आशा की ओर लेकर के देखेगा, लेकिन उस समय अगर भारत का युवा ही विश्व की आशाओं अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा और तब जाकर के जो निराशा का माहौल बनेगा, शायद सदियों तक पूरी मानव जात को उठाने का सामर्थ्य किसी में नहीं होगा। और इसलिए इस 21वीं शताब्दी में मानव जात को डूबने से बचाना होगा और बचाना है तो भारत के युवा को खड़ा होना होगा। और अगर भारत के युवा को खड़ा होना होगा तो उसके मूल आध्यात्मिक तत्वों के अधिष्ठान पर खड़ा होना होगा। और जो अधिष्ठान मूलतः है, जो देने की बात करता है, तेन तख्तेन भूंजी था, ये जिस भूमि में है जहां तेन तख्तेन भूंजी था की बात है, जिसको दूसरे अर्थ में देने की ही बात कहना है, जिसको दिया के रूप में जान सकते हैं, उस मूवमेंट को हम बल देंगे। मैं मानता हूं कि हम उस आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करके नई ऊर्जा को अपने भीतर संचारित कर सकते हैं। मैं जब जब युवा जगत के लोगों से मिलता हूं, मुझे हमेशा अनुभव आया है कि मुझे कोई न कोई नई चेतना मिली है, नई शक्ति का संचार मेरे भीतर होता है। शक्ति का अंबार है युवा शक्ति, सपनों का अंबार लेकर के बैठे हैं, साहस है, रिस्क लेने की कैपेसिटी अगर सबसे अधिक किसी में होती है तो युवा मन में होती है। ये जो ताकतें हैं, मूलभूत ईश्वर दत्त व्यवस्थाएं हैं, इसको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो बहुत बड़े मिरेकल कर सकता है। मैं समझता हूं इस दिया आंदोलन के माध्यम से वो स्पार्क मिलने की संभावना खड़ी हुई है। थोड़ी सी अगर दिए के आसपास धुएं के कारण अगर प्रकाश में तेजस्विता का अनुभव नहीं हो रहा है तो इस दिए के आंदोलन के माध्यम से इस तेजस्विता की अनुभूति अपने आप होने की संभावना हो जाती है। भाइयों बहनों, कभी कभी हम लोग बहुत सोचते हैं कि मैं मेरे लिए कुछ करूं, ये जो कुछ भी है वो मेरा है, मेरे कारण है, मेरे अपनों के कारण है। और यह सोच जो है वो पश्चिम के विचारों से प्रेरित सोच है। इस धरती की सोच ये नहीं है। ये धरती की सोच तो ये है कि ये तो सब पूरे ब्रह्मांड की रचना जो है उसमें जो कुछ भी है, मैं उपभोक्ता नहीं हूं, मैं तो एक ट्रस्टी हूं। मेरे नसीब और मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना है उस पर ही मेरा अधिकार है, बाकी सारे पर इस सृष्टि का, इस समष्टि का अधिकार है। ये मूल चिंतन हमारा रहा। लेकिन जब से पश्चिम के विचारों का प्रभाव हम पर आया, तब सोच ये बनी
ईट ड्रिंक एंड रीमैरी, मौज करो। हमारे देश में भी एक चार्वाक हो गए थे, वो कहते थे ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, अरे कर्ज करो घी पियो। लेकिन वो हिंदुस्तान के थे, इसलिए उसने घी पीने की बात कही। अगर वो पश्चिम के होते तो शायद शराब पीने के लिए कह देते। उसमें भी सोचा क्या, घी पियो। लेकिन उसको भी, यानी कार्ल मार्क्स जो विचार रखता था, उससे भी काफी आगे सोचने वाले इस धरती पर हुए थे। लेकिन यह देश उस चिंतन की धारा और नहीं चला। मानव सब कुछ मेरे लिए है, मेरे ही उत्सव और आनंद के लिए है, उस विचार को लेकर के जब जीने लग गया तो उसका नतीजा ये आया कि सारे प्राकृतिक संसाधनों को उसने खत्म कर दिया। जब मानव जाति ने बड़े संकट से गुजर रही है, तब उपभोक्तावाद की परंपरा बनी है, तब तेन तख्तेन भूंजी था का सिद्धांत लेकर के दुनिया को देने का सामर्थ्य किसमें है? कुछ देंगे तो इसी धरती के संतान दे सकते हैं। वो दिया किसने दिया? इस धरती ने दिया। ये सपना दुनिया को हम बता सकते हैं। अगर पर्यावरण एनवायरमेंट की समस्याओं का समाधान करना है, विश्व को बाहर कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी धरती के चिंतन में वो भरा पड़ा है। महात्मा गांधी के जीवन को भी देखें तो भी हमें मिल जाएगा रास्ता कि मानव को, पूरी सृष्टि को, प्रकृति को बचाने का रास्ता क्या हो सकता है। आवश्यकता है हमारा उस पर भरोसा हो जाए। हजारों साल हमारी सांस्कृतिक विरासत होने के बाद भी हमने मानव जीवन को कष्ट हो ऐसी किसी परंपरा को विकसित नहीं किया है। हम ही वो लोग हैं जिसने नदी को मां कहा। ये अपने आप को बड़ा बुद्धिमान कहने वाले लोगों ने हमें पुरानी सोच वाले कह दिया। हम पिछले भूतकाल से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा कहा। नदी तो क्या माता हो सकती है क्या? इस प्रकार से हमारी आलोचना हुई और हमें यह बता दिया गया कि भाई नदी भी होती क्या है? पानी होता है। पानी होता क्या है? H2O होता है। और जब से हमारे दिमाग में H2O भरने लगा, तब से हमारी माता गंगा गंदी होने लग गई, हमारी नदियां गंदी होने लग गई। जब तक हम नदी को मां मानते थे, जब तक हम नदी को मां मानते थे, हमने कभी नदी को प्रदूषित करने का पाप नहीं किया था। लेकिन जब से हमें नदी भी एक H2O है ये पढ़ाया गया, तब तापी गंदी होने लग गई। और इसलिए हमारी मूल चिंतन की धारा को पकड़े बिना हम समाज जीवन को बदल नहीं सकते और उस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। कभी हमारे लोग कहते थे, हमारे पूर्वज, छोड़ ही रण छोड़ है, पौधे में परमात्मा। तब हमारे बुद्धिमान लोग कहते थे, क्या उसमें भी जीव होता है क्या? जब तक जगदीश चंद्र बोस ने लेबोरेटरी में सिद्ध नहीं किया कि पौधे में भी परमात्मा होता है, जीव होता है, तब तक दुनिया हमें पढ़ाती रही। हमारे पूर्वज कहते थे उसमें जीवन होता है, हमारी तरह संवेदनाएं होती थी। और हम कभी भी इस वृक्ष छेदन को पाप मानने वाले लोग थे। हम उसमें परमात्मा का रूप देखते थे। लेकिन ये पश्चिमी विचार ने हम पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया कि हमें वो एक पेड़ निर्जीव चीज लगने लगी। हम उसे काटते चले गए, काटते चले गए, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते चले गए और आज जीवन नष्ट होकर के खड़ा हो गया। अगर हमने उस परंपराओं को जीवित रखा होता, हमने पौधे में परमात्मा देखा होता, हमने छोड़ में रणछोड़ देखा होता, तो शायद हम इस विनाश के कगार पर आकर के न खड़े होते। हमने फिर से एक बार उस पुरानी विरासत को स्वीकार करना पड़ेगा। हमने फिर एक बार उस पुरानी विरासत के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा और तब जाकर के प्रकृति की रक्षा होगी। और प्रकृति की रक्षा के बिना जीवन संभव नहीं होता है और उस दिशा में हमें प्रयास करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये उपभोक्तावाद की जो परंपरा बनी है, ये भोगी लालों की जो संस्कृति है, उससे हमें देश को बचाना होगा। और इस देश की युवा शक्ति जितना उस पर बल देगी, मैं समझता हूं आने वाले जीवन के लिए। कभी कभी लोगों को लगता है
हम आजादी के पहले पैदा हुए होते तो हम देश के लिए मर मिटते, हम भी कहीं भगत सिंह बन जाते, हम भी कभी गांधी के साथ जुड़ जाते। कुछ लोगों को लगता होगा कि अब इस समय हम पैदा हुए, हमारे लिए कोई काम बचा ही नहीं है। मेरे नौजवान मित्रों, ऐसा नहीं है। उस कालखंड में देश के लिए मरने का वक्त था, लेकिन इस कालखंड में देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। हमें देश के लिए मरने का सौभाग्य भले न मिला हो, लेकिन हमें देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। और इसलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए देश के लिए जीना सीखें, ये संकल्प लेकर के चलना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि देश के लिए जीना मतलब क्या करना। मैं मानता हूं, कहीं पर नलके में से पानी बह रहा है और हमारी नजर जाती है, उस पानी के नलके को बंद कर दिया, पानी बचा लिया। मैं आपको विश्वास करता हूं कि आपके भीतर भी कोई भगत सिंह जिंदा है जो इस देश के संपदा को बचा रहा है। मैं कभी टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट देखता हूं, हर एक मन को छूने वाली एडवर्टाइजमेंट है कि एक नलके से पानी बह रहा है, लोग वहां से गुजरते चले जा रहे हैं, पानी भी बहता चला जा रहा है। उतने में एक बंदर आता है, बंदर पानी पीता है और कोशिश करता है, और अपनी कोशिश करने के बाद नलके को बंद करता है। अगर एक बंदर को भी पानी बचाने के लिए इतनी जागरूकता है तो मनुष्य को क्यों नहीं हो सकती है? मनुष्य को क्यों नहीं हो सकती है? अब टीवी पर तो हम सब देखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं शायद ये एडवर्टाइजमेंट बंदरों के लिए है। वो एडवर्टाइजमेंट बंदरों के लिए नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट मनुष्य के लिए है, इंसान के लिए है। लेकिन हम देखते हैं कि शायद ये बंदरों की जमात के लिए होगा, और हम सोचते हैं कि हमारे लिए क्या होगा। एक और समस्या आई है, इतना सारा होता है, हम अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। एक पुरानी कथा का मुझे स्मरण आता है। एक गांव में एक महात्मा गए थे। महात्मा कीर्तन करते थे, कथा करते थे। उनके वाणी पर सरस्वती थी। बड़े भावुक होकर के वो कथा कीर्तन करने के आदी थे। पूरे श्रोताओं को अपने साथ जोड़ देते, खींच के ले जाते थे, ऊर्जा भर देते थे, संवेदनाएं भर देते थे, और कभी कभी बड़ा करुण रस पैदा करते थे तो सारे श्रोता के आंख में से आंसू बहते थे। ये सामर्थ्य उस संत के अंदर था। एक बार वो कथा में कहने लगे कि बहुत बड़ा प्रलय होने वाला है, पूरी सृष्टि नष्ट होने वाली है, कोई बचने वाला नहीं है। और बड़े तरीके से वो वर्णन कर रहे थे, वर्णन इतने गहराई से कर रहे थे, सबके सब रोने लगे। उनको भी लगा कि श्रोताओं पर प्रभाव हो रहा है, तो बड़ा लंबा लंबा बताते चले गए। लोग रो रहे थे और श्रोता में एक बुढ़िया बैठी थी, उसके आंख में से आंसू नहीं आ रहा, तो जरा भी विचलित नहीं थी, बड़ी स्वस्थ मन से वो बैठी थी। तो वो कथाकार का ध्यान उन माता जी की तरफ गया। उनके मन पर बड़ा प्रभाव हुआ कि मैं इतने बड़े प्रलय की बात कर रहा हूं, सारी दुनिया डर रही है, लोग रो रहे हैं। ये माता जी जो हैं बड़ी आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त किया, लगता है कि जरा भी विचलित नहीं हुई ही है, उसकी आंख में से आंसू नहीं बह रहे, बड़े स्वस्थ मन से पूरी बात को बड़े गौर से सुन रही हैं। महात्मा जी के पर बड़ा प्रभाव हुआ। कथा समाप्त होने के बाद महात्मा जी उतर करके उस माँ के पास चले गए, उसके पैर छू लिए और माँ को पूछा, माँ मैं बहुत प्रभावित हूं आपसे, आपके भीतर कोई आध्यात्मिक शक्ति लगती है कि मैं प्रलय की इतनी बड़ी बात कर रहा था लेकिन आप विचलित नहीं हुई, मैं जानना चाहता हूं ये कौन सी शक्ति का राज है। उस माता जी ने कहा, महाराज जी आपने कहा था बड़ा प्रलय आने वाला है इस गांव के अंदर, सब नष्ट होने वाला है, तो मुझे चिंता करने का कारण नहीं था, क्योंकि मैं तो दूसरे गांव से आई हूं। हमारे यहां भी कभी कभी ऐसी बात होती है तो बैठे हुए लोगों को लगता है ये तो किसी और के लिए हो रहा है, मुझे कुछ करना नहीं है। पेड़ जिसको बचाना होगा बचाएगा, पानी जिसको बचाना होगा वो बचाएगा, बिजली जिसको बचानी हो बचाएगा,
बेटी जिसको बचानी होगी बचाएगा, मुझे तो ऐसे ही जिंदगी गुजारा करते चलना है। भाइयों बहनों, इससे दुनिया बदलती नहीं है। दुनिया तब बदलती है जब हम बदलाव की शुरुआत करते हैं, हम परिवर्तन के प्रहरी बनते हैं, तभी तो परिवर्तन के लिए हम समाज को प्रेरित कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस दिया आंदोलन के माध्यम से हम उस चेतना को जगाने में सफल होंगे। मैं एक और बात बताना चाहता हूं। आज के युग में कभी कभी युवा मन को लगता है कि आखिर समाज ने मुझे दिया क्या, मुझे समाज के लिए क्यों रोना चाहिए, क्यों मिटना चाहिए, क्या कारण है। भाइयों बहनों, आपने कभी सोचा है कि सीमा पर मां भारती की रक्षा करने वाला जवान, उसकी मनस्थिति को कभी सोचा है? कभी वो रक्षाबंधन के दिवस होंगे, अपने कैंटोनमेंट से निकल करके अपने गांव बहन के पास राखी बांधने के लिए जाना होगा। 3 दिन की छुट्टी मिल जाती है, वो निकलता है, ट्रेन में आरक्षण नहीं होता है, लोग बैठने नहीं देते, वो यूनिफॉर्म में बेचारा 2 दिन गाड़ी में खड़े खड़े अपने गांव पहुंचता है, बहन के पास राखी बंधवा देता है। कभी उसके बेटों को एडमिशन चाहिए, रिश्वत के बिना कोई एडमिशन देता नहीं। कभी मां को बीमारी हुई, ऑपरेशन करवाना है, डॉक्टर कहता है पहले पैसे दो तब ऑपरेशन होगा। सामाजिक जीवन की सारी कठिनाइयों को उसको झेलना पड़ता है। लेकिन जब मां भारती के लिए संकट की घड़ी आती है तो सैनिक क्या करता है? क्या ये सोचता है कि मेरी मां बीमार थी तब डॉक्टर ने पैसे पहले मांगे थे, मैं क्यों देश के लिए मरूं? बेटी को स्कूल एडमिशन लेना था, स्कूल वालों ने डोनेशन मांगा था, मैं देश के लिए क्यों मरूं? मैं बहन के पास राखी के लिए जा रहा था, मुझे ट्रेन में बैठने की जगह तक नहीं दी थी, मैं देश के लिए क्यों मरूं? सेना का जवान ऐसा नहीं सोचता है। ये सब कष्ट होने के बाद भी मां भारती की पुकार आई, कंधे पे बंदूक लेकर के निकल पड़ता है और गोलियों की वर्षा के बीच में देश की रक्षा के लिए अपने आप बलिदान हो जाता है। किसने मुझे क्या दिया, इसके आधार पर हमारी जिंदगी के मकसद तय नहीं होते हैं। उसके सहारे हम फैसला नहीं कर सकते हैं कि हम आने वाले, हमें जीना चाहिए अपने उसूलों पर, हमें मरना चाहिए अपने उसूलों के खातिर। अगर ये युवा मन नहीं तय करता तो उसका युवा मन युवा नहीं है। जिसके उसूल नहीं है, उसूल के लिए मरने की इच्छा नहीं है, उसूल के लिए खपने की इच्छा नहीं है, उसूल के लिए अपने आप को फना करने का सामर्थ्य नहीं है, वो कभी उसूल को प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसलिए युवा मन को अपने जीवन में इस विचार को लेकर चलना पड़ेगा। कभी कभी हमारे पास पिताजी ने 2-5 हजार रुपया दिए हो, बाजार में जाते हैं, एक बढ़िया सा शर्ट खरीद करके लाते हैं या बढ़िया सा पंजाबी ड्रेस ले आए महिलाएं, या साड़ी ले आए, जेब में से 2,000-4,000 रुपये का बिल दे दिया और दोस्त लोग पूछेंगे कितने में आया, तो कहेगा 2,500 में आया, कोई कहेगा 3,000 में आया, कोई कहेगा 2,000 में आया। नहीं, अभी अभी पिताजी ने पैसे दिए थे इसलिए आया। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आपकी जेब से 5,000 रुपये निकाल करके कोई चीज लेते हैं आप, क्या कभी आपने सोचा है वो बढ़िया सा शर्ट, वो उत्तम साड़ी, वो पंजाबी ड्रेस, क्या आपके जेब में पैसे थे इसलिए आया है? अगर ऐसा ही सोचते हो तो आपकी सोच को मैं कहूंगा दोबारा सोचने की आवश्यकता है। आपके जेब में 5,000 रुपया है इसलिए वो शर्ट नहीं आया है, आपके जेब में पैसे हैं इसलिए साड़ी नहीं आई है, आपके जेब में पैसे हैं इसलिए वो पंजाबी ड्रेस नहीं आया है, वो ड्रेस इसलिए आया है। किसी गरीब किसान ने जून महीने की गर्मी में अपना खेत जोता होगा, बारिश के अंदर उसने कपास पैदा किया होगा, किसी गरीब विधवा मां ने कापूस निकाला होगा,
किसी बुनकर ने उसमें से तार बना करके कपड़ा बनाया होगा, कोई रंगाटी ने अपने शरीर की रंगी की परवाह किए बिना उसको रंग से रंग दिया होगा, किसी दर्जी ने उसको नाट काट करके शर्ट बनाया होगा, किसी गरीब विधवा मां ने अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए बुढ़ापे में गाज बटन सुई लगा लगा करके उस शर्ट को बटन लगाए होंगे, उंगलियों पर सुई लगती होगी, खून बहता होगा, रात रात जाकर के बटन लगाए होंगे, तब वो शर्ट बना होगा, साड़ी बनी होगी या पंजाबी बना होगा और तब जाकर के आपको पहनने के लिए मिला होगा। आपके 5,000 रुपयों के कारण नहीं मिलता है, समाज इतना सारा करता है तब मिलता है। हर पल जीवन की कोई चीज ऐसी नहीं है जो समाज की शक्ति के बिना आपके पास उपलब्ध होती हो, और अगर समाज की शक्ति के कारण उपलब्ध होती है तो अगर दिया तो किसने दिया, समाज ने दिया या आपने दिया, ये दिया पूछ लें तो पता चलेगा कि जाने का रास्ता कहां हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, समाज के प्रति संवेदना हो, समाज के दुख के साथ दुखी, समाज के सुख के साथ सुखी, सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये चिंतन जिस धारा का हो जो सबके सुख की कल्पना करता हो, उन सबके सुख की कल्पना करने का सामर्थ्य आध्यात्मिक तत्व के भीतर रहती है। अध्यात्म तत्व का दिया जब भीतर जलता है तो उसके प्रकाश में जीवन को सच्चाई दिखाई देती है। मुझे विश्वास है गायत्री परिवार के द्वारा आंदोलित इस सारे दिया आंदोलन के माध्यम से देश के युवाओं में वो संवेदनाएं प्रकट होगी, सामाजिक जिम्मेवारियां प्रकट होगी, एक साहस की वृत्ति पैदा होगी, कुछ करने के लिए, कुछ कर करके दिखाने के लिए जीवन को लगाने की इच्छा होगी। देश के लिए जीना सीखो, इस मंत्र के साथ आप सब आगे बढ़ें, यही आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सारी युवा शक्ति को वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा राष्ट्र के युवाओं के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए संकल्पित शिक्षा जगत की एक महाक्रांति, युवाओं को गढ़ने की टकसाल, युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सपनों का साकार रूप, श्रद्धेय कुलाधिपति जी डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में आगे बढ़ता दिया क्रांति का केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय। देश को चाहिए स्वस्थ युवा, तभी होगा सशक्त राष्ट्र। कहा भी गया है पहला सुख निरोगी काया। इसी प्रेरणा को जन जन में पहुंचाते, जन जन के जीवन में अलग जगाते देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दिया ये युवा यूथ ऑफ गायत्री। माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिवादन में प्रस्तुत है अष्टांग योग के तीसरे चरण आसन द्वारा योग प्रदर्शन। स्वस्थ रहने का एक सुगम माध्यम। जीवन में स्वास्थ्य को लाता योग। कठिन परिस्थितियों में
लड़ने का जज्बा पैदा करता योग। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने योग के क्षेत्र में की एक क्रांति, जन्म दिया आसन, उप आसन, मुद्रा, बंध का संयोग, प्रज्ञा योग आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। 16 आसनों का, उप आसनों का, मुद्रा बंधों का संयोग वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस समस्त विश्व वसुधा को देन प्रज्ञा योग। शरीर के संतुलन का नाम है योग। मन की चंचलता को दूर करने का प्रयास है योग। स्थिरम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को भीतर लाने का एक माध्यम प्रज्ञा योग। आत्मपरायणता, उन्नति, महानता को जीवन में धारण करता प्रणवाक्षर ओम। जीवन में चाहे जितनी भी विभीषिकाएं आए, हम नहीं रुकते, हम नहीं झुकते, हम हमेशा जीते हैं। हम देश के युवा हैं, युवा राष्ट्र के हम युवा हैं, हम इस राष्ट्र के सजग प्रहरी हैं। स्वस्थ युवा सशक्त राष्ट्र के नवोन्मेष स्वास्थ्य परमावश्यक आसनों का सुंदर समायोजन शलभासन। चेहरे पे प्रसन्नता, न कोई तनाव, न कोई निराशा, आशावाद को लिए ये युवा देव संस्कृत विश्वविद्यालय की आवाज, इस राष्ट्र की आवाज, आशावाद की आवाज, एक उज्जवल भविष्य की नई दिशा दशा तय करते हैं। भारत को पुनः जगत गुरु बनाने का संकल्प लिए देव संस्कृत विश्वविद्यालय के युवा जो वायु की गति को बदल दे, युवा किड्डीवासन, कठिनतम आसनों का सुंदर समायोजन, शरीर और मन पर पूरा नियंत्रण। यदि हम ठीक से अपने रूटीन को जीते हैं तो हैं हम योगी। यदि हम अच्छा आहार लेते हैं तो हैं हम योगी। यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हैं हम योगी। पॉजिटिविटी इन निगेटिविटी आउट के साथ यदि हम जीते हैं तो हैं हम योगी। शरीर में यदि है स्थिरता और यही है सुखासन तो हम कर रहे हैं जीवन में योगासन। शरीर के द्वारा मन पर नियंत्रण, शरीर और मन का सुंदर तालमेल, कठिन से कठिनतम आसनों का योगाभ्यास, धनुरासन, पर्वतासन, शरीर की व्याधियों को निवारण करने वाला एक माध्यम आसन। स्वर्णिम इतिहास आज तक का केवल यही बतलाता है, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। देश के ये जवान हम सभी मिलकर रचें एक नया इतिहास। नित्य प्रति अपने जीवन में लाएं एक्सीलेंस। हम जो भी काम करें उसे कुशलतापूर्वक करें। आसन तो मात्र एक अंग है, पर इसके साथ साथ अपने रूटीन को अच्छा कर कर, अपनी सोच को अच्छा कर कर, अपने प्रत्येक क्रियाकलापों में उत्कृष्टता को लाकर अपने इस विद्यार्थी जीवन व युवा जीवन को सार्थकता प्रदान करें, तब है योग।
ध्यान के लिए सर्वोत्तम अभ्यास पद्मासन, हस्त वृक्षिकासन। वृक्षिक की भांति शरीर का संतुलन हाथों पर। If you want the change, then be the change. वो चीज जो आपके सामने दिख रही है, आसनों के इन कठिन अभ्यासों को न सिर्फ ये विद्यार्थी नित्य प्रति करते हैं, बल्कि विपरीतताओं में जीवन जीने का खुद में साहस रखते हैं, मात्रा रखते हैं। और यही प्रेरणा, यही आह्वान, यही निवेदन हम आपसे करते हैं कि जब कुछ भी बिगड़ रहा हो, तब भी आशावाद को अपने जीवन में अपनाए रखें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय कुशल योगाचार्यों द्वारा निष्णात योग का समग्र प्रदर्शन, आसनों का सुंदर तालमेल, लकीरासन, निम्बासन, गर्भ में जिस प्रकार बच्चा रहता है, पूर्ण नटराज आसन, शरीर का अद्भुत संतुलन, जीवन हमेशा चलने का नाम है। समय बहुत तेजी से भाग रहा है युवाओं, लेकिन इस समय की तेज दौड़ में तुम इन युवाओं की तरह उठ के खड़े हो जाओ। राष्ट्र का आह्वान है, बदल दो इस देश की दशा और दिशा। समस्त विश्व मानवता तुम्हारी ओर आंख उठाकर देख रही है। बदलोगे तुम्हें इस विश्व वसुधा की भाग्य को, सकारात्मकता को अपनाओ और जीवन में ये देखो नौली, इसे कुछ अच्छी तरह घुमाओ। नौली, जी हाँ, उदर संस्थान को सिकोड़कर करने वाला एक कठिनतम अभ्यास। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में सैकड़ों ऐसे छात्र हैं जो इस प्रकार का अभ्यास आसानी पूर्वक कर लेते हैं। निश्चित रूप से अपने भीतर वो साहस, वो जज्बा लेकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ये युवा बदलो खुद को, हर पल हर क्षण नया जीवन। कुछ भी बुरा हुआ जीवन में तो उसका दुख नहीं मनाना है, हर पल खुद से कहना है बी बॉर्न अगेन। दिया भी कहता है बी बॉर्न अगेन। जो बीता पल था वो गया, नया पल है हमारे सामने आया। ये पल पहले से बहुत बेहतर है। हमारे साथ एक बार जरा साथ में बोल के जरा इस दुनिया को बताओ, बी बॉर्न अगेन, बी बॉर्न अगेन। युवाओं जरा एक बार जोर से बोलो, बी बॉर्न अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે, યોગ કર્મસુ કૌશલમ। યોગ એટલે કર્મોમાં કુશળતા। શરીર અને મનને તંદુરસ્ત રાખનાર એવા યોગને આપણે નિહાળ્યું। આપણે આગળ જાણ્યું તેમ કે આજના મહોત્સવનો હેતુ યુવાનોમાં આધ્યાત્મિક, સાંસ્કૃતિક અને શૌર્યના સદ્ગુણોનો વિકાસ કરવાનો છે। અને આ હેતુને સિદ્ધ કરવા માટે મંચ પર ઉપસ્થિત મહાનુભાવોના કરકમળોથી સ્મરણિકા નામના સોવિનિયરનું વિમોચન કરવામાં આવશે। આપ મંચસ્થ મહાનુભાવોને વિનંતી છે આ સોવિનિયરને રિલીઝ કરવા માટે। આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, આદિજાતિ વિકાસ અને વન પર્યાવરણ મંત્રી શ્રી મંગુભાઈ પટેલ આપશ્રીને પણ વિનંતી કરીશું। અને આદરણીય ડૉક્ટર શ્રી પ્રણવ પંડ્યાજી, आपने पण विनंती है। जिनके जीवन में ध्येय नहीं होता, मंजिल पाने में मुश्किल होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान तो हौसलों से होती है। आ पुस्तक द्वारा जीवनનો ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે માર્ગદર્શન મળી રહે તે માટેની
સુંદર છણાવટ કરવામાં આવી છે. આ સ્મરણિકા હજારોની સંખ્યામાં ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં પહોંચશે, જેનો લાભ અગણિત લોકોને ઉપલબ્ધ થશે. દિયાના યુવા ઉત્કર્ષ કાર્યક્રમમાં પધારી અને આપણને પ્રોત્સાહનરૂપી પીઠબળ પૂરું પાડનાર દીપક સમાન કાર્યરત એવા આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપશ્રીને આ સ્નેહભર્યું સંભાળનું સુપ્રત કરી અને આપની આ મુલાકાતને હંમેશ માટે યાદગાર બનાવીશું. આદરણીય ડૉક્ટર પ્રણવ પંડ્યાજી આપશ્રીને આ મોમેન્ટો અર્પણ કરી રહ્યા છે. આજના કાર્યક્રમની શોભા વધારનારા એવા આદિજાતિ વિકાસ અને વન પર્યાવરણ મંત્રી શ્રી મંગુભાઈ પટેલ આપશ્રીને પણ મોમેન્ટો આપી સન્માનિત કરીશું. આદરણીય ડૉક્ટર સાહેબ શ્રી પ્રણવ પંડ્યા આપના વરદ હસ્તે આદરણીય મંત્રી શ્રી મંગુભાઈ પટેલને આપ સન્માનિત કરી રહ્યા છો. माननीय मुख्यमंत्री श्री विदाई ले रहे हैं. हम उन्हें करतल ध्वनि से विदाई दें. आज गुजरात की इस धरती पे और आप सब लोगों के बीच में मैं अपने आप को बड़ा अभिभूत महसूस कर रहा हूं, क्योंकि गांधी की इस जमीन में आज आपने युवाओं ने इतने संख्या में एकत्रित होके गांधी का एक बहुत बड़ा परिचय दिया है. आप सब लोग बधाई के पात्र हैं. मैं इस तमाम जो प्रेरणा के स्रोत हैं डॉक्टर प्रणव जी को बहुत बहुत इस कार्य के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक कारण देश के युवाओं को एकत्रित करने का जो बनाया है, ये एक बहुत लंबे समय से इस बात की रिक्तता थी कि हम सबको युवाओं को एक मंच पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इकट्ठा होना है, एकत्र होना है. दिया के इस दिशा के लिए वे बहुत बधाई के पात्र हैं और दिया के तमाम साथी. मित्रों, मैं जो कुछ भी आप लोगों के बीच में कहने जा रहा हूं, वो एक इस देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, और देश ही नहीं अपितु पूरी सारे दुनिया के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार देश और दुनिया की सरकारें चिंतित हैं. बहुत बड़ी चिंताएं हैं हमारे बीच में. निश्चित रूप से हमने इस देश में प्रगति की है, हम देश और दुनिया में बहुत आगे गए हैं, भारत का नाम देश और दुनिया में है. लेकिन फिर भी इतनी प्रगति के बाद, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे भारत हो, जापान हो, कोरिया हो, तमाम दुनिया के लोग एक बहुत बड़ी विषम परिस्थितियों के बीच में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं. और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोगों ने जो भी विकास के मापदंड तय किए हैं, उसमें जरा सी कहीं पे हमसे चूक हो गई है. और वो ऐसी चूक हो गई है, एक ऐसी गलती हो गई जिसके लिए हम सरकार विशेष को, व्यक्ति विशेष को, समाज विशेष को दोषी नहीं मान सकते. और उस गलती का नाम है कॉमन मिस्टेक, हम सब की गलती. और मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के बीच में कुछ बात रखना चाहता हूं. मैं आदरणीय प्रणव जी को फिर एक बार समझता हूं कि मेरे लिए ये मंच एक बहुत, मेरे और मेरे साथियों के लिए जिन्होंने अपना जीवन इस कार्य में लगाया है, ये मंच बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मंच के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर हम प्रकाश डाल सकते हैं. मैं अब आपको उस कॉमन मिस्टेक की बात कहना चाहता हूं, एक सामूहिक गलती की बात कहना चाहता हूं. देखो मित्रों, आज जो भी शहर है, आज जो भी
विकास हो रहा है। आज से 200 साल पहले सब कुछ गांव था, और गांव ऐसा था, गांव इतने सुंदर थे और आज भी सुंदर हैं। क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं कि जिस दुनिया में, जिस देश में गांव नहीं होंगे वो देश बहुत प्रगति नहीं करता। और एक और बहुत बड़ा परिचय है जो हमारे गांव से हमारी पहचान तय करता है, और वो है कि जो गांव, जो राज्य और जो देश अपना भोजन, अपनी वेशभूषा और अपनी भाषा को त्यागता है, वो अपनी पहचान खो देता है। और गुजरात ने ये तीनों संभाल के रखे हैं, क्योंकि मैंने आज स्वयं इस बात को महसूस किया है। आप सब और गुजरात इसके लिए बधाई का पात्र है। मैं आपको फिर दोबारा गांव की ओर ले जाता हूं। देश का कोई भी गांव ऐसा नहीं था जहां अपनी हवा, अपनी मिट्टी, अपना पानी, एक व्यवस्था थी गांव की। और इन तीनों चारों चीजों के साथ हमारे जंगलों का जुड़ाव था, हमारे वनों का जुड़ाव था, और इन्हीं के साथ हमारे रोजगारों का जुड़ाव था। गांव में, हर गांव में या 2-4 गांव के बीच में एक मिस्त्री होता था, एक मोची होता था, एक नाई होता था, एक बढ़ई होता था, एक लोहार होता था। और गांव का एक रिश्ता एक दूसरे से बराबर बना हुआ था। हम लोग जो भी पैदा करते थे सामूहिक पैदा करते थे। हम लोग जैसे जीते थे एक सामूहिक स्तर पर जीते थे। लेकिन और एक तरह का अंग्रेजी में एक शब्द है, एक सस्टेनेबिलिटी। हमारे बीच में जो भी हम प्रकृति से लेते थे उसको प्रकृति को देते थे। एक समानता थी, एक इक्विटी थी, एक बराबरी थी हमारी अपने संसाधनों, अपनी प्रकृति के बीच में और अपने संसाधनों के बीच में एक हमारी समानता थी। लेकिन चीजें बदल गई, दुनिया बदल गई, और यहीं पे हमने सबसे बड़ी गलती की। हमारी गलती जो सबसे बड़ी थी वो इस रूप में थी कि हमने विकास जरूर किया, जरूर करना चाहिए था। हमें गाड़ियां भी चाहिए थी, हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी चाहिए थी, हमें सब कुछ चाहिए था। लेकिन हमने कुछ गलतियां की हैं, और उस गलतियों का स्वरूप मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो गांव से उठी और चाहे वो शहरों से उठी। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, ये गांवों के संसाधन होते थे। देखिए, एक बात आप लोग निश्चित बताइए मुझे कि अगर आपके पास एक कार नहीं होगी, एक मोटरसाइकिल नहीं होगी, एक कंप्यूटर नहीं होगा, तो आप जी सकते हैं। पर अगर आपके पास पीने को पानी नहीं होगा, आपके पास प्राण वायु नहीं होगी, आपके पास मिट्टी नहीं होगी जिसमें खेती होती है, तो क्या आप जी सकते हैं? कदापि नहीं जी सकते। इसलिए कहीं ना कहीं हमने एक गलती कर दी। अब आप कल्पना करिए कि हमने अपने पानी के साथ, अपनी नदियों के साथ, अपने कुओं के साथ एक मजाक किया है। जरा सोचिए, आप में से कई उम्र के लोग हैं यहाँ पे, क्या आप में से किसी ने कल्पना की थी कि 15 साल पहले बोतलों में पानी बिकेगा? हम में से किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बोतलों में पानी बिकेगा। एक्वाफीना का पानी, बिस्लरी का पानी कभी नहीं सोचा था। सोचो आज की तारीख में कितना पानी बोतलों में भरा होगा। दुनिया का आधा पानी बोतलों में भरा है। व्यापार हो गया है, इसका व्यापारीकरण हो गया है हमारे संसाधनों का। जो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, आज उनका व्यापारीकरण हो गया। हमने चीजों को बेचना शुरू कर दिया। आप ये कल्पना करें कि देश की कौन सी मिट्टी ऐसी है, पहले नदियों से मिट्टी आती थी, उसमें खेती होती थी, हमें कोई भी रासायनिक खादों की जरूरत नहीं थी। और आज हालात ये हैं, किसी भी खेती को, हमारी मिट्टी को इतना नशा हो गया है कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर के वो कुछ भी पैदा नहीं करती। किसने किया ये? क्यों हुआ ये प्रश्न खड़ा है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में हम सबको सोचना है। हमने किया है और कोई एक दोषी नहीं है, हम सब मिलकर के दोषी हैं। और हमने अपनी प्राण वायु, क्या आप बिना प्राण वायु के रह सकते हैं? 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए अगर आपकी सांस को बंद कर दिया जाता है तो आपको लगता है मृत्यु आ गई। लेकिन रोजाना हम किसी न किसी उद्योग के रूप में और तमाम गाड़ियों के रूप में जो अपनी वायु को खराब कर रहे हैं, हमने कभी चिंता नहीं की। हम चिंता करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि हम किसी न किसी रूप में पागल हो गए।
हम विकास के नए मापदंडों के पीछे ये भूल गए, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। ये नहीं होंगे तो सब कुछ नहीं होगा। और आपने पिछले कुछ लगातार समय से ये देखा है, हमारी नदियां सूख गई, हमारी मिट्टी खराब हो गई, और हमारे तमाम जो कि दुनिया में जगह जगह कोपेनहेगन से लेके और अंतर्राष्ट्रीय बातचीत चल रही है विभिन्न सरकारों के बीच में कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। पानी के हालात मैं आपको बताऊं, देश के मैं और मेरे साथियों ने कन्याकुमारी से उत्तराखंड एक साइकिल यात्रा की। हम बहुत सी नदियों से जाके गुजरे, हमने बहुत कुछ देखा। देश के पानी के हालात बहुत बुरे हैं। पानी खत्म हो रहा है नदियों में, पानी खत्म हो रहा है कुओं में और तमाम जगह। हमारे लिए आने वाले समय में एक बड़ी विपत्ति खड़ी होने वाली है पानी को लेकर। ये हमारे हिमालय जो कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, तमाम नदियां जो कि हिमालय से आती हैं, हिमालय के लोगों को भी अब पीने के पानी का कष्ट हो गया है। अब सोचिए, जब हमें कष्ट हो सकता है तो औरों को कैसे नहीं होगा? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे बीच में है। जब 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देहरादून जैसे शहर में जहां हमेशा ठंडा रहता है, तो पानी क्यों नहीं उड़ जाएगा? पानी तो सब जगह से गायब हो जाएगा। हमारे तापक्रम की ये स्थिति है। मित्रों, मैंने कहा कि शायद हमको नए सिरे से सोचना होगा, ये मान के चलना होगा, एक अच्छा घर हो ना हो, एक एसी हो ना हो, एक कार हो ना हो, लेकिन जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, जिंदा रहने के लिए प्राणवायु चाहिए, और एक अच्छी मिट्टी चाहिए जिसमें कि हम अपनी अच्छी फसल पैदा कर सकें। क्योंकि आज की तारीख में आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो रसायन खा रहे हैं, आप केमिकल्स खा रहे हैं, और आप नई नई बीमारियां जो आज हमारे बीच में हैं, वो आज हमारी इस प्रवृत्ति का उदाहरण है कि हमने विकास को किस रास्ते पे ले गए। मित्रों, इसलिए हमारे को कहना चाहिए अपनी सरकारों से, अपने गांव से लेकर और अपने सरकारों के बीच में, नेक्स्ट प्लीज, हमें ये मानना पड़ेगा कि आर्थिक स्थिति किसे कहते हैं। किसी देश की आर्थिक स्थिति का मापदंड उद्योग मत बनाइए, किसी भी देश के किसी भी गांव का मापदंड मात्र उद्योग मत बनाइए, बल्कि वो तो स्यूडो इकोनॉमी है, छद्म आर्थिकी है, वो तो छलावा है उस तरह का उद्योग, क्योंकि वो मुट्ठी भर लोगों को पैसा देता है। हमें एक ऐसे उद्योग और एक ऐसा हमें अपनी सरकारों से मांगना चाहिए कि हमारा एक सकल घरेलू उत्पाद में एक और सकल घरेलू उत्पाद है जो कि हमारी सत्य में जो हमारी आर्थिकी है, कि हर वर्ष हमारे पास कितने जंगल हमारी सरकारों ने बनाए, कितना नदियों में और पानी बढ़ाया गया इस वर्ष सरकारों ने, और कितनी हमने मिट्टी बेहतर की। एक ऐसी हमको और मापदंड अपनी सरकारों से पूछना पड़ेगा। हमें अच्छी वायु चाहिए, बताइए इस साल कितनी अच्छी वायु की? हमारी नदियों में कितना सरकारों ने प्रयत्न किए कि पानी बढ़ जाए और कितनी मिट्टी हो? अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम एक बहुत बड़े खतरे में होंगे। नेक्स्ट प्लीज। और उसको हम कहते हैं एक इकोलॉजिकल जीडीपी, एक पारिस्थितिकी सघन घरेलू उत्पाद भी हम अपनी सरकारों से मांगना चाहिए। अच्छी हवा, मिट्टी, क्योंकि मित्रों ये तय है जिस तरह से आज पानी बिका बोतलों में, और जब बच्चा अपने घर से स्कूल जाता है तो माँ उसके हाथ में एक बोतल पकड़ाती है कि बेटा स्कूल का पानी मत पीना, गंदा है, ये बोतल का पानी ले जा। कुछ समय के बाद हम अपने घरों से अपने बच्चों को एक एक बोतल, एक एक बैलून में शुद्ध हवा भर के देंगे कि बेटा रास्ते भर में तमाम गंदगी, गंदी वायु है, तो इसको भी सूंघ लेना। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। जब 15 साल पहले हमने नहीं सोचा था पानी बिकेगा तो वायु भी बिकेगी, इसके लिए आप तैयार रहें। गांव के बीच में हमें उस तरह के उद्योग उठाने पड़ेंगे, अपने संसाधनों पर आधारित। गांव को विज्ञान देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी कि ताकि वो भी अपने संसाधनों के आधारित अपने रोजगार को पनपाए, ताकि वो गांव में रुकें और गांव की आर्थिकी उन्नयन हो। हमारे देश को आज 40 जो स्वतंत्रता के 60-62 साल हो गए, उसके बाद एक और स्वतंत्रता की आवश्यकता है, और वो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता। गांव क्यों छोड़ते हैं? गांव वाले शहरों में क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि उनकी जेब में पैसा नहीं है, उनके संसाधनों का उपयोग लाभ कोई और उठाता है। जब तक गांवों को सबल नहीं करेंगे, आर्थिक संपन्नता नहीं आएगी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं आएगी। इस देश को
सही मायनों में हम स्वतंत्र देश नहीं कह सकते, क्योंकि उस स्वतंत्रता से हमारा पेट नहीं भरेगा जो कि हमको 1948 में मिली। हमारे पेट भरने के लिए हमें आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहिए, और ये हम सबका है। और ये सबसे बड़ी चुनौती युवाओं की है आज आने वाले समय में, वो गांव को केंद्रित करें। हमारे बीच में नए विज्ञान, नई तरीके जाने चाहिए, ताकि गांव वाले अपने उत्पाद गांव के स्तर पर उद्योग लगाएं और बड़े बाजार उसको खरीदें, शहरों में वो बिकने को आए, ताकि पैसा गांव में भी जाए। मुझे लगता है आज जहां जंगलों को बचाने की आवश्यकता है, जहां पानी को बचाने की आवश्यकता है, गांव में जो भी पैसा है उसको वहां रोकने की आवश्यकता है। नहीं तो वो पैसा सारा का सारा या तो मोबाइल खरीदने में जाता है, या मोटरसाइकिल खरीदने में जा रहा है, या सिम कार्ड खरीदने में जा रहा है। गांव का पैसा गांव में कैसे रुके, ये भी बड़ी चुनौती है। और ये तभी होगा जब गांव अपने संसाधनों पर आधारित रोजगार बन पाएंगे। जो भी गांव में संसाधन है उन पर आधारित अगर रोजगार की कल्पना करेंगे तो हम इस देश को आर्थिक रूप से स्वतंत्र तय कर पाएंगे, ये निश्चित है। नेक्स्ट, आप चाहे वो छोटे छोटे उद्योग हो, मधुमक्खी पालन के नए प्रयोग जो किए गए हों, ऊर्जा के जो भी स्थानीय संसाधन हैं हम उनसे ऊर्जा ले सकते हैं। बड़े बांधों की आवश्यकता नहीं है। हर घर में गोबर होता है गाय का, उसको नए आयाम दो, उस पे उसको नई तरह की ब्रिकेट बनाई जो गैस की तरह धुआं देती है, तो हमारी निर्भरता उस तथाकथित गैस में नहीं होगी जिसकी 400 रुपया 100 रुपये से आज जिसकी कीमत 400 से 450 हो गई। प्रश्न ये है कि हम अपने स्थानीय संसाधनों से क्या गांव में परिवर्तन ला सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, आने वाली युवा पीढ़ी की अगर हमें इस देश को बचाना है, या प्राकृतिक जो आपदाएं हमारे बीच में है, प्रकृति से जो की जाने वाली छेड़छाड़ है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने गांव के प्राकृतिक संसाधनों के साथ बहुत छेड़छाड़ कर चुके हैं। और अगर जंगल पनपाने होंगे, नदियों को बचाना होगा, तो दिल्ली के लोग नहीं बचा सकते, कलकत्ता के लोग नहीं बचा सकते, बंबई के लोग नहीं बचा सकते, उसको सिर्फ गांव बचा सकते हैं। और अगर गांव को जिंदा रखना है तो गांव के बीच में आर्थिक स्वतंत्रता की सबसे पहली आवश्यकता है। जब गांव में लोग रुकेंगे तो संसाधन बचेंगे, संसाधन बचेंगे तो नदी, जंगल, हवा, मिट्टी, पानी बचेगा, और पानी बचेगा तो तब हम बचेंगे। सभी दिया के साथियों को और तमाम युवाओं को एक इसी बात के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि सभी साथी मिलकर के जो भी आज परिस्थितियां हो गई हैं, एक संकल्प ले लें बस कि हम अपनी एक आवश्यकता की कटौती करेंगे, क्योंकि हमारी आवश्यकता ही सबसे खराब है जिसने तमाम छेड़छाड़ की है। तो सब मित्रों हाथ उठा के इस संकल्प लें कि आज के बाद आप अपनी एक छोटी आवश्यकता की कटौती करेंगे, और यही आपका योगदान देश के लिए और देश के गांव के लिए होगा। धन्यवाद। लखनऊ की युगरत्न श्रीवास्तव एक ऐसी पहली भारतीय टीन एजर है जिसने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वैश्विक पर्यावरण में फेरफार इस विषय पर अपना वक्तव्य दिया। हमारे देश में 10 लाख वृक्षों को उगाकर इस धरती को हरियाली बनाने का इनका स्वप्न है। इनका कहना है कि हरियाली से समृद्ध ये धरती हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। हमारा फर्ज बनता है आने वाली पीढ़ी को ऐसे ही धरती हम देकर जाएं, और इसलिए इस दृढ़ निश्चय के साथ इन्होंने अभियान उठाया है। इनका आदर्श है कल्पना चावड़ा। युगरत्न जी आप तरु मित्र नामक एनजीओ संस्था की सभ्य है जो वृक्ष जंगलों को बचाने का कार्य करती है। देश की वृक्ष संपत्ति बढ़ाने के लक्ष्य को सिद्ध करने हेतु प्रयत्नशील ऐसे युगरत्न श्रीवास्तव को सुनेंगे, इनके विचारों को जानेंगे। युगरत्न जी। आज के युवा उत्कर्ष समारोह में मौजूद आर्यव्रत महान मनीषी प्रणव पांड्या जी, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, मंचासीन गणमान्य अतिथिगण, सभा में उपस्थित ओजस्वी युवा शक्ति, सम्मानित मीडिया बांधव तथा समस्त आत्मीय बंधु, सर्वप्रथम मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति हेतु
यह स्वर्णिम अवसर एवं बौद्धिक मंच प्रदान किया। मैं अपने आप को इस युवा शक्ति के बीच में मौजूद पाकर काफी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। हमारा युग कई अर्थों में मानव इतिहास में एक अद्वितीय युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने जैसे मनुष्य के बाहर व भीतर का सब कुछ बदल डाला है, ऐसी मान्यताएं जिन्हें इतिहास की स्वीकृति प्राप्त थी आज हमें कभी कभी निरर्थक लगने लगी हैं। मेरे युवा आत्मीय साथियों, अपूर्व संभावनाओं से भरे इस युग को समझने के लिए संतुलित दृष्टि तथा एक युवा बोध की आवश्यकता है और यही वजह है कि भारतीय युवा शक्ति से आज पूरा विश्व आच्छादित है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में मैं जब भी युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो हमेशा यही कहती हूँ, हम तैराक हैं, दरिया का किनारा नहीं चाहते, हम शेर हैं, किसी का मारा नहीं खाते। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। आज युवा शक्ति और शिक्षा एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। शिक्षा किसी भी देश की विकास प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। शिक्षा का अर्थ है मनुष्य द्वारा शक्ति को ग्रहण कर सही मार्ग पर आगे बढ़ना, अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना, जीवन का सर्वांगीण विकास करना, साथ साथ देश को महाशक्ति बनाने के लिए अपना पुनर्योगदान देना। आज हमारा ज्ञान बढ़ गया है, परंतु क्या विवेक और सद्गुणों में हमारा विकास हो रहा है? कोई केंद्र ऐसा दिखाई देता है जो विश्व बंधुत्व के लिए बांध कर रख सके? आज हमें किसी भी सामाजिक, राजनीतिक अथवा आर्थिक पुनर्गठन से भी अधिक आवश्यकता है आत्मिक पुनर्जागरण की, विलुप्त होती आस्था को पुनः प्राप्त करने की। सब कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, परंतु महात्मा गांधी जी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है। गुलाब यूं ही गुलाब नहीं होता, गुलाब यूं ही गुलाब नहीं होता जब तक कांटों से पार नहीं होता। आज समय आ गया है कि व्यक्ति एवं राष्ट्रों के बीच केवल विभाजक दीवारें ही नहीं बल्कि हमें जोड़ने वाली कड़ियों की तलाश करनी चाहिए। इसके लिए मानव प्रज्ञा को साहसिक प्रयत्न एवं दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब मैं आपको एक स्लाइड शो के जरिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले स्मॉल करेक्शन, प्लीज डोंट माइंड, मेरी आइडियल कल्पना चावला नहीं। आई इंक्लूड इन माई आइडियल्स एज महात्मा गांधी, बराक ओबामा एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन. These three are the main ideals. Thank you. And before I begin my presentation, I was literally shocked how the program schedule was, up and down. But I guess it was with a good intention to have the last speaker. Anyways, I've traveled all the way back from Japan one day before just to attend and to meet you all and meet your all session. So before I begin my presentation, let me tell you something. I'm not here merely to save the environment. I'm here for our future. Leaders believe that it's about saving our polar bears. But let me tell you, it's more about saving what we get. Adults say that we are the future. But let me tell you, we are the not only future. The future will be defined by what policies are made today. And it's our main priority to get our voice included in those policies. So as we all know that in 21st century, we have a very, very drastic change occurring. The daily news headlines, the 2000 and 2004 mean temperatures. It's clearly climate change. First of all, before I move ahead, let me show you some of the realities of the world, which are hard to believe but are the true facts. Does the studying exhaust you? I'm very sure we have a great, can we have those lights dimmed off, please? Can I have those lights dimmed off because the presentation is not, thank you so much. Does the studying really exhaust you? But there are people to whom it doesn't exhaust. Don't you like eating green vegetables? They don't have any choice. Are you bored playing the same game several times? They don't have any options. Now in 21st century, children expect a happier childhood. They have right to education, they have right to play. But sadly, there are 256 million child laborers in the world, out of which 8.4 million of them are bonded laborers.
Child slaves are recruited to work at mines and injuries and several hazardous works. This is a picture of, from 1992 Sudan famine. The photographer committed suicide after 3 months clicking this picture. The message is very, very clear. We don't want politicians, we want good leaders who can actually act. We don't want speeches out here, we need some action. In this context, I began my environmental activities and we went to several conferences. This was from 2008 in New York, where I was elected into the junior board. And it's not just me who's working towards this concern. We have people all across the globe. We have Advisory Council of UNEP, which works for the same concern. We had the agenda meeting which defined the 2009-2014, what will be the strategy in Nairobi at UNEP headquarters in Kenya last year. We had a conference in South Korea where we formulated a historic youth statement. And the best part was that the Prime Minister of South Korea himself was present and agreed and sealed the statement there. This is a picture with Mr. Achim Steiner. He is the Executive Director of UNEP. He is just now in Nagoya, and I was supposed to meet him, but just to attend this function, I had to reschedule my flight one day back. And this was the picture which is taken from the New York. It is said that after 15 minutes clicking this picture, the polar bear died because there was no support for him. Droughts at one place, floods at the other, famines at one place. If you go for IPCC report, it says that if in the 21st century 2 degrees Celsius is not lowered, then following things will occur. Food production will decline, 3 billion people. Deforestation. There will be shortage of drinking water. They say that 2 out of 5 people have no access to clean water. 10 to 15% species would get extinct over the next 30 years. If you look for our own nation, a country with more than 17% of the world's population, it's most dangerous because we have an agriculture-based economy. 56% workers are engaged in agriculture, and more than 30% of our population resides in the coastal cities of Mumbai, Kolkata, and other metropolitans. This was a picture taken by satellite of NASA which shows that there was a cloud of smoke over Holy Ganges River liberated out of the industries in that particular region. If you go for the effects on economy, the GDP, the gross domestic produced, which is measured by adding the expenses, adding the import and subtracting the export, you get it as 9% GDP decline per year. So in face of global economic crisis, many governments seem to be torn between economic development, environmental protection. What is more important? Well, it's very clear. We don't have to really make a choice. We need a sustainable development. Everyone loves to talk about climate crisis. Everyone loves to say global warming, climate change. But what we need is some good concrete action. We are fed up with the speeches going on climate change. We need an agreement. We need something concrete. We need a legally binding accord that can actually help us. In my city, I took out a peace march with people. We have our eco club, which performs a very unique earth dance, tree planting ceremonies, pledge and oath taking. We have been guaranteed right by the Bihar state government to actually issue pollution under control certificates to the vehicles. This was a leadership summit conducted by IBN 7, and the ideas incorporated by me to create a climate change cell in this summit were actually taken into accord when the draft for the environmental protection of our state was prepared. We also did a study of River Ganges, and most remarkable representation of youth, of children, the 3 billion world population came up in the summit that was held last year. There were 3 major questions which I asked them. If national security, peace, and economic growth are priorities, why not climate change? And rest 2, do environmental problems recognize any geographical or political boundaries and age groups? I also personally interacted with many high dignitaries, receiving a very positive response from them. I had a personal interaction with the President of Sudan, with Prime Minister of Japan. I met him at the summit with the Prime Minister of Costa Rica, and this picture was on the cover page of United Nations magazine last year when it was in Copenhagen.
I also had a chance to personally interact with our Environment Minister, Mr. Jairam Ramesh ji and SM Krishna ji, and definitely they are very, very good people. Prince of Monaco supports us, Wangari Maathai supports us, and for the same campaign we have the support from Environment Minister of China as well. And it was at the same time I handed a letter over to our Executive Director that we will be planting 1 million trees in India. It's a part, as you can see on my t-shirts, for Plant for the Planet, which aims to actually plant 1 million trees across the nation. In this context, the Tata company, the Tata Motor plant in Lucknow also supports us by pledging that the trees that they plant would be counted as a part of this campaign. The Lucknow Management Convention. So always remember, there is one earth, care it and share it. We are flowers in one garden, we are drops in one sea. So now, as I conclude my speech, I would like to put up a very important point. This is a point about the importance of the number 9. हमारी इजिप्ट माइथोलॉजी में 9 ग्रह होते हैं. चाइनीज टैरो कार्ड में भी 9 कार्ड्स होते हैं, और इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे 9 ग्रह होते हैं, और देवी दुर्गा की भी 9 रात में 9 स्वरूपों की पूजा होती है. यहाँ तक कि हम जिस अग्नि को साक्षी मानकर विवाह में फेरे लेते हैं, उस अग्नि का भी नंबर 9 है. तो क्यों ना विवाह में हम 7 के बजाय 9 फेरे रखें. एक फेरा इसलिए यह प्रण दिलवाएं कि आज के बाद कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, और 9वां फेरा इसलिए कि हर जन्मदिन और वर्षगांठ पर एक पेड़ लगाकर आने वाली जनरेशंस के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर और एक अच्छा प्लेनेट छोड़ के जाएंगे. ये मेरा केवल एक विचार है जो कि मैंने इस सदन में विचार विमर्श के लिए रखा है. अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसे आगे बढ़ाइएगा. साथ साथ, as I said in my speech, a bird can fly in air, a fish can swim in waters, leopards can run far faster. पर मनुष्य को एक क्षमता दी गई है मस्तिष्क की, चिंतन की, पुनर्निर्माण की. तो आइए हम सब मिलके भारत को इस 21वीं सदी में एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ ले चलें. एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसका बेस सिर्फ और सिर्फ नॉलेज हो. And I'm very sure with an energetic youth like this, we can probably do what we want. और हमेशा ध्यान रखिएगा, कश्तियां कागज की तो रुख बदलती हैं हवा के साथ. कश्तियां कागज की तो रुख बदलती हैं हवा के साथ. तुम तो इंसान हो, तूफान के खिलाफ लड़ो. With this, I end up my message. Thank you so much, Dia. And as I say, keep it stronger. And next time, we hope that schedules are not, reshifted without prior information. Thank you. Thank you so much for everything. Whosoever is listening to my message, can you get up? आप जहां बैठे हो खड़े हो सकते हैं क्या? वो खड़े होकर के अप्लॉज कर सकते हैं इस लड़की के लिए? इसने पेशेंटली वेट किया है. इसने वेट किया है आखिर तक, जब तक कार्यक्रम चलता रहा. ये लड़की जापान से उड़कर आई, कल दिल्ली रुकी, दिल्ली से सीधी आई, इस प्रोग्राम के लिए आई है. डॉक्टर अब्दुल कलाम इसको अपनी प्यारी बेटी के रूप में मानते हैं, और मैं भी ऐसा समझता हूं कि ये एक आने वाले युग की प्रतिभा है, और इसके माध्यम से ढेरों युग रत्ना निकल के आएंगी जो कि हमारे युग का सही अर्थों में नाम ऊंचा करेंगे. आप सबको मिलकर के एक बार इसके लिए खूब सारी तालियां बजाइए. मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फिर से हम एक बार इकट्ठे होंगे, और जब इकट्ठे होंगे तो युग रत्ना का लेक्चर हम पूरी तरह से अच्छी व्यवस्थित ढंग से सुनेंगे. हम बहुत बहुत आभारी हैं इसके, क्योंकि ये हमारे बीच में आई. खूब खूब मंगल कामनाएं इसके उज्जवल भविष्य के लिए. खर
वंदे मातरम। वंदे एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम। क्या नाम है अपना जहां में, खड़े हैं कहाँ पे हम। है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम। हमसे पूछे है ये मादरे वतन। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे, अपना रुकेंगे हम। ओ एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे हम। हिम्मत करे आगे बढ़े हम, नए रास्तों पे हम।